बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ 11वीं जमात के 11वें सबक लाहौर का जोग्राफिया के साथ। मुसन्निफ का नाम है अहमद शाह बुखारी पतरस। आज इस सबक पर हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर होगा। अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लाहौर में काबिल दीद मकामात मुश्किल से मिलते हैं। काबिल दीद का मतलब देखने के काबिल। इसकी वजह यह है कि लाहौर की हर इमारत की बैरूनी दीवारें दोहरी बनाई जाती हैं। दोहरी का मतलब अ, दो तहों वाली। पहले ईंटों और चूने से दीवार खड़ी करते हैं और फिर उस पर इश्तिहारों का प्लस्तर कर दिया जाता है, जो दबाजत में रफ्ता रफ्ता बढ़ता जाता है। दबाजत कहते हैं जी मोटाई को या भारीपन को। ठीक है। शुरू शुरू में छोटे साइज के मुबहिम और गैर मारूफ इश्तिहारात चपका दिए जाते हैं। मुबहम का मतलब होता है गैर वाज़ेह, जिसकी समझ ना आए। मसलन अहले लाहौर को मुजदा। मुजदा जो है इसका मतलब होता है नवीद या खुशखबरी। तो ये जो है ना उन्वानात हैं उन इश्तिहारों के, जो कि बड़े मोटे और जली हरूफ में लिखे गए होते हैं। या अच्छा सस्ता माल। उसके बाद उन इश्तिहारों की बारी आती है जिनके मुखातिब अहले इल्म और सुखन फहम लोग होते हैं। अहले इल्म यानी इल्म वाले, सुखन फहम लोग यानी जो कलाम को या बात को समझने वाले लोग होते हैं। मसलन ग्रेजुएट दर्जी हाउस या स्टूडेंट्स के लिए नादिर मौका। या कहती है हमको खल्क़ खुदा गायबाना क्या। ये जो है ना जी, ये है तो उन्वान के तौर पे एक इश्तिहार का। लेकिन ये आतिश का, हैदर अली आतिश का एक मिसरा है। तो पूरा शेर क्या है वो भी मैं आपको वजाहत करते हुए बता दूंगा बाद में। रफ्ता रफ्ता घर की चार दीवारी मुकम्मल डायरेक्टरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। डायरेक्टरी मुख्तलिफ शहरों में ये किताब होती है जो छपती है। शहर में मौजूद अफराद के नाम, उनके फ़ोन नंबर्स और उनके एड्रेस इसमें शामिल होते हैं। तो हर शख्स जो कि शहर में मुअज़्ज़ज़ीन में शामिल है या फिर मारूफ है, उनके नाम यहाँ पर होते हैं, ताकि अगर किसी को तलाश करना पड़े तो वो इस डायरेक्टरी से उसका नाम, पता और फ़ोन नंबर तलाश कर ले। पहले तो खैर होता था, अब शायद कभी ये किताब नज़र नहीं आई। दरवाजे के ऊपर बूट बूट पॉलिश का इश्तिहार है। दाएं तरफ ताज़ा मक्खन मिलने का पता दर्ज है। बाएं तरफ हाफजा की गोलियों का बयान है। उस खिड़की के ऊपर अंजमन खुद्दाम मिल्लत के जलसे का प्रोग्राम चस्पा है, यानी चपका हुआ है। ठीक है। ये सब इश्तिहारात के उन्वानात है। अकबी दीवार पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त है। अकबी दीवार, पिछली दीवार। तो ये एक मंजर निगारी सी की गई है। ये इश्तिहारात बड़ी सुर्रत से बदलते रहते हैं। सुर्रत से मतलब बड़ी तेजी के साथ। और हर नया अमोजदा और हर नई दरियाफ्त या ईजाद इनकलाब अजीम की इब्तदा चश्मे जदन में हर साकिन चीज पर लेप दी जाती है और उनको पहचानने में खुद शहर के लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आती है। आ, हर नया मुजदा, हर नई खुशखबरी, जो कि मुख्तलिफ लोग अपनी मार्केटिंग के नजरिए के तहत इश्तिहारात छापते हैं। चश्मे जदन में, पलक झपकते में, एक ही नजर में साकिन चीज यानी ठहरी हुई चीज जो कि हरकत में ना हो, लेप दी जाती है, लगा दी जाती है या चिपका दी जाती है। और ऊपर तले जब इश्तिहारात लगते चले जाते हैं ना, तो फिर पढ़ने में दिक्कत जरूर पेश आती है। यानी दिक्कत का मतलब मुश्किल पेश आना। लेकिन जब से लाहौर में दस्तूर राइज हुआ है, दस्तूर राइज होना, कानून या कायदा राइज होना, मतलब उसका रिवाज होना, के बाज बाज इश्तिहारी कलमात पुख्ता स्याही से खुद दीवारों पर नक्श कर दिए जाते हैं। तो बकौल मुसन्निफ, अब इश्तिहारात की बजाय पक्की स्याही के साथ यानी पेंट के साथ जो है वो दीवारों पर नक्श कर दिए जाते हैं। दीवारों पर ये चीज़ें लिख दी जाती हैं। अब इश्तिहारों की ज़रूरत कम पड़ती है, यानी कागज़ के इश्तिहारात की बजाय दीवारों पर पेंट कर दिया जाता है। तो जब से ऐसा हुआ है, ये दिक्कत बहुत हद तक रफ़ा हो गई, यानी ये मुश्किल पड़ने की बहुत हद तक रफ़ा हो गई है, दूर हो गई है। इन दायमी इश्तिहारों की बदौलत अब ये खदशा बाकी नहीं रहा कि कोई शख्स अपना या अपने दोस्त का मकान सिर्फ इसलिए भूल जाए कि पिछली मर्तबा वहां चार पहियों का इश्तिहार लगा हुआ था और लौटते वक्त
वक्त तक अहालियान लाहौर को ताज़ा और सस्ते जूतों का मुजदा सुनाया जा रहा है। अहालियान अहालियान लाहौर यानी अहले लाहौर यानी लाहौर के रहने वाले। चुनाचे अब वसूक से कहा जा सकता है, वसूक यानी यकीन से कहा जा सकता है कि जहाँ बहरफ जली यानी बड़े मोटे हरूफ में, बड़े नुमाया हरूफ में मोहम्मद अली दंदान साज लिखा है, वो अखबार इनकलाब का दफ्तर है। यानी कुछ लोग होते हैं ना, अब लैंडमार्क के तौर पर कुछ निशानियां जहन में रख लेते हैं कि जी फलां इश्तिहार जहाँ पे लगा है वो फलां इमारत है, और फलां जो एक बोर्ड लगा है उसके पीछे फलां इमारत है, या हमारा जो हमने जहाँ पे पहुंचना है उसके बाहर फलां किस्म का बोर्ड लगा है, फलां किस्म का इश्तिहार लगा है, फलां किस्म का कोई कोई निशानी है, या सड़क वहाँ पे टूटी हुई है, कोई इशारा है। ये कुछ लोग अपनी याद दहानी के लिए, याद रखने के लिए कुछ निशानियां रख लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं, पहले ऐसा होता था कि तेजी के साथ इश्तिहारात बदलते थे, तो लैंडमार्क के तौर पर कोई इश्तिहार याद नहीं रहता था। जब इश्तिहार ही बदल गया तो फिर निशानी कैसे पता चलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब पक्की स्याही के साथ होता है। तो अब ये जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। तो अब यकीन से कहा जा सकता है कि जहाँ मोहम्मद अली दंदान साज लिखा है वो अखबार इनकलाब का दफ्तर ही है और रहेगा, क्योंकि ये अब ये इश्तिहार अब बदलता नहीं है, तेजी के साथ नहीं बदलते। खालिस घी की मिठाई इम्तियाज अली ताज साहब का मकान है, कृष्णा ब्यूटी क्रीम शालामार बाग को और खांसी का मुजर्रब नुस्खा जहांगीर के मकबरे को जाता है। आगे एक और है जी, सन्नत तो हिरफत। अच्छा जी, सन्नत जो है ना जी, हुनर को या कारीगरी को कहते हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे कुछ तख्लीक किया जाता है उसको सनअत कहते हैं। और हिरफत जो है ये पेशे को कहते हैं। तो देखते हैं कि लाहौर की सनतें क्या हैं, सबसे बड़ी सनत क्या है और पेशे क्या है। इश्तिहारों के अलावा लाहौर की सबसे बड़ी सनत रिसाला साजी है, यानी रिसाले बहुत छपते हैं वहां पे, ये सबसे बड़ी सनत है। और सबसे बड़ी हिरफत अंजुमन साजी है। अंजुमन साजी किसी तंजीम को बनाना, कायम करना। तो वहां पे तंजीमें बहुत बनती हैं मुख्तलिफ किस्म की। हर रिसाले का नंबर अमूमन ख़ास नंबर होता है और आम नंबर सिर्फ ख़ास ख़ास मौक़ों पर शाया किए जाते हैं। ये नंबर से मुराद एडिशन, यानी हर महीने जो एक नया एडिशन आता है उसको एक नंबर दिया जाता है। यानी पहला एडिशन नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर 2 होता है, नंबर 3 होता है, और हर महीने एक-एक नंबर बढ़ता चला जाता है। तो नंबरों से याद रहता है कि फलां नंबर में फलां चीज़ पब्लिश हुई थी। वैसे शायद उसका जो है उसको याद रखना मुश्किल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि फलां जो एडिशन था, जो 144वां एडिशन था, उसमें मेरी कोई तहरीर छपी होगी तो मैं उसकी पहचान यूँ बताऊँगा और तलाश करने में आसानी होगी। वरना अगर बताया जाए कि फलां साल के फलां महीने में छपा था तो फिर उसको तलाश करना मुश्किल होगा। तो नंबर दिए जाते हैं उसको, उस नंबर को एडिशन समझ लें, एडिशन ही कहा जाता है। लाहौर के हर मुरब्बा इंच में एक अंजुमन मौजूद है, यानी इसका मस्जिद तंज ही है। मतलब ये कि हर गली में, हर मोहल्ले में कई तंजीमें मौजूद हैं। प्रेसिडेंट अलबत्ता थोड़े हैं। प्रेसिडेंट अंग्रेजी का लफ्ज़ है, मतलब सदर। तो हर तंजीम का एक प्रेसिडेंट भी होता है। इसलिए फ़िलहाल सिर्फ 2-3 असहाब ही ये अहम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। असहाब, साहिब की जमा। चूँकि इन अंजुमनों के अगराज़ व मकासद मुख्तलिफ नहीं, इसलिए बसा औक़ात एक ही सदर किसी सुबह किसी मज़हबी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करता है और शाम को किसी क्रिकेट टीम के डिनर में शामिल हो। अगराज़ गर्ज़ की जमा है, मकासद मकसद की जमा है। तो उनके मकासद और उनकी गरज क्या है उसके बारे में बताया गया है। इससे उनका मतमा नज़र वसी रहता है। अज़ीज़ तलबा, वसी का मतलब कुशादा। ये एक लफ्ज़ जो यहाँ पे आया है इसकी मैं वज़ाहत करना ज़रूरी ख़्याल करता हूँ। ये लफ्ज़ दर हकीकत जो है ना, ये ऐन नहीं है, ये खे है, मतमहे नज़र। तो जो पुरानी किताबें थी, पुराने एडिशन, हमारी टेक्स्ट बुक के बारे में कह रहा हूँ मैं, जो अ, चंद साल पहले जो एडिशन शाया हो रहे थे उसमें ऐन की बजाय खे था, यानी मतमहे नज़र, जिसका मतलब होता है असल मकसद या नुक्ता नज़र या जो मकसूद हो। लेकिन अब जो है ना, लफ्ज़ मतमा कर दिया गया है नए एडिशंस में। तो मेरे ख़्याल से ये गलती है
जो किताबें पब्लिश करने वालों की कि उन्होंने इसको बदल दिया है, हालांकि पहले दुरुस्त था। तो मैं सनद के तौर पर जो है उर्दू लुगत जो है उसका एक सफ़ा जो है वो जो है उसको तराश कर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ज़रा देखिए, ये है जी लफ्ज़, ये डिक्शनरी है जी उर्दू की, मतमह, जिसका मतलब मकसूद, मुद्दआ, हदफ, नज़र पड़ने की जगह, ऊपर उठा हुआ वगैरह। और इसी के साथ ये तरकीब इजाफी है, मतमह नज़र, मरकज़ निगाह या मकसूद असली। तो इसका एक मतलब नुक्ता नज़र भी होता है। तो जो हमारी किताब में बदल दिया गया है वो है इसके साथ, मतमह ऐन के साथ। तो जिसका इसका मतलब होता है जिसकी ख्वाहिश की जाए। तो ये दुरुस्त नहीं है। पता नहीं क्यों और किसने इसको बदल दिया है, जबकि पहले दुरुस्त था, पहले ये वाला था, मतमहे नज़र। तो अजीज तलबा, अगर आपके पास ऐसा एडिशन है जिसमें कि ये मतमह लिखा है ऐन के साथ, तो उसको दुरुस्त कर लें, मतमहे नज़र लिख लें। और लिखते हुए क्योंकि आप उर्दू के तलबा हैं, उर्दू पढ़ते हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबूत के तौर पर मैंने उर्दू डिक्शनरी का वो सफ़ा ही यहाँ पे आपके सामने पेश कर दिया है, ताकि शुकूक व शुबहात ना रहें और यकीन के साथ कहा जाए कि ये जो टेक्स्ट बुक में, मौजूदा टेक्स्ट बुक में छपा हुआ है, ये गलत है, या जो आपको नज़र आ रहा है ये गलत है। ये मतमाए नज़र नहीं, मतमहे नज़र है। मतलब इससे उनका असल मकसद या नुक्ता नज़र वसी रहता है। तकरीर आमतौर पर ऐसी होती है जो दोनों मौकों पर काम आ सकती है, चुनाचे सामाईन को बहुत सहूलत रहती है। सामाईन का मतलब सुनने वाले। तो आइए अब अहम निकात की मदद से बात करते हैं इस सफ़े पर क्या लिखा है। सबसे पहला जो नुक्ता है जी वो दोहरी दीवारें। तो मुसन्निफ कहते हैं कि लाहौर के जो काबिल दीद यानी देखने के लायक जो मकामात हैं वो बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी दीवारों पर बड़ी कसरत के साथ इश्तिहारात चिपका दिए जाते हैं और ऊपर तले चिपका दिए जाते हैं। तो लगता है कि दीवारें दो तहों वाली हैं, यानी पहली तह है ईंटों और चूने की बनी हुई, और दूसरी तह जो है वो इश्तिहारों की होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो दबाजत में, मोटाई में बढ़ती ही चली जाती है और इतनी ज्यादा दीवार मोटी नजर आती है कि उसको देख के लगता है कि ये डबल दीवार बनी हुई है। फिर वो कहते हैं कि शुरू शुरू में तो बड़े मुबहम किस्म के इश्तिहारात जो हैं वो नजर आते हैं, और यानी गैर वाज़ेह और गैर मारूफ किस्म के, जैसे कि अहले लाहौर को मुजदा, अच्छा सस्ता माल। और उसके बाद उन इश्तिहारों की बारी आती है जो जिनके मुखातिब अहले इल्म या सुखन फहम, यानी बात को गहराई तक समझने वाले और कलाम को समझने वाले, बैनसतूर बातों को जानने वाले, गहरी बातों को समझने वाले लोग होते हैं। मसलन ग्रेजुएट, दर्जी हाउस या स्टूडेंट्स के लिए नादिर मौका। और फिर बाज़ औक़ात मुश्किल तरीन अल्फाज या फ़िक्रे या फिर कुछ शेरों के मिसरे लेकर उन्वानात के तौर पर इश्तिहारात पर लिख दिए जाते हैं, जो कि आम लोग नहीं समझ सकते, ख़ास लोग या सुखन फहम लोग ही समझ सकते हैं। तो इसमें एक मिसरा आया है, कहती है हमको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। दर हकीकत ये हैदर अली आतिश का पूरा शेर यूं है, सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। तो यहाँ पे तुझ है जो आतिश ने लिखा है, तो इसमें थोड़ी सी तरमीम करके तो तुझ की बजाय हम जो है वो लिख दिया गया है और इश्तिहार पर उन्वान के तौर पे शामिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या बनता है, कहती है हमको हल्के खुदा गायबाना क्या, मतलब कि हमारी गैर मौजूदगी में जब हम नहीं होते तो हमारे बारे में खल्के खुदा यानी अल्लाह ताला की मखलूक या इंसान जो हैं वो हमारे बारे में क्या कहते हैं या हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, इसका मतलब ये होगा। तो वो जो भी राय रखते हैं या गायबाना तौर पर वो कहते हैं वो इश्तिहार वालों के बारे में, वो फिर नीचे लिखा होगा उस मिसरे या उस उन्वान के तहत। तो बाकी जो तफसील होती है वो इश्तिहार के नीचे होती है। तो इस तरह के इश्तिहारात भी होते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता डायरेक्टरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मतलब कि दुनिया भर के लोगों के नाम,
ان کے ٹیلی فون نمبرز، ان کے جو پتے ہیں اس پر درج ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اشتہارات پر اشتہارات لگتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بدلنے کی رفتار بڑی تیزی کے ساتھ، جو تیزی کے ساتھ وہ اشتہارات بدلتے ہیں، بڑی سرعت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور ہر نئی دریافت، ہر نئی ایجاد یا انقلاب عظیم یا کوئی نئی تخلیق آ جائے، یا مارکیٹ میں کوئی نئی چیز متعارف کروائی جائے، تو پلک جھپکتے میں ہر ٹھہری ہوئی چیز پر جو ہے نا اس کو لیپ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ لیکن تیزی کے ساتھ بدلنے کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اوپر تلے اشتہارات آ جاتے ہیں، اور ان کو سمجھنے میں، ان کو پڑھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ لیکن بقول مصنف کہ جب سے یہ دستور رائج ہوا ہے کہ کاغذ کے اشتہارات لگانے اور چپکانے کی بجائے پکی سیاہی کے ساتھ یا پینٹ کے ساتھ جو ہے وہ دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے یا نقش کر دیا جاتا ہے، تو بہت حد تک یہ تکلیف دور ہو گئی ہے کہ پڑھنے میں مشکل پیش آئے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں اشتہار جس جگہ پہ لگا ہے اس کے پیچھے یا اس کے قریب کون سی عمارت ہے، یعنی یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو دھوکہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ تیزی کے ساتھ اشتہار بدلیں تو پھر آپ جس اشتہار کو تلاش کر رہے ہوں، کسی جگہ پہنچنے کے لیے نشانی کے طور پر اس کو یاد رکھا ہو، وہ جب اشتہار ہی بدل جائے گا تو پھر بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح اب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جو اشتہار آپ نے چند ماہ پہلے دیکھا تھا وہ کئی ماہ بعد بھی وہی ہوگا، کیونکہ وہ پکی سیاہی کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور جو بھی آپ نے نشانی رکھی ہوگی جہاں بھی پہنچنے کے لیے، آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہی پہنچیں گے جو کہ آپ نے نشانی رکھی ہوگی۔ یعنی اب یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں محمد علی دندان ساز لکھا ہے وہ کسی اخبار کا دفتر ہے، اور جہاں پہ سستے جوتوں کا جو مجدہ یا نوید سنائی جا رہی ہے وہ یقیناً کسی امتیاز علی تاج صاحب کا مکان ہوگا، یا کرشنا بیوٹی کریم شالامار باغ کو کہتے ہیں، اور کھانسی کا مجرب نسخہ جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ، ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے سبق میں طنز و مزاح سے کام لیا گیا ہے، اور طنز و مزاح کی بھی نا کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہے تمسخر، ایک ہے استہزاء، ایک ہے تضحیک، ایک ہے نوک جھونک، لان تان، پھبتی، ہجو ملیخ، جگت، فکرے بازی، پیروڈی، آئرنی، یہ سب طنز و مزاح کی کچھ قسمیں ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ جو سبق ہے نا، اس میں فکرے بازی سے بڑا کام لیا گیا، فکرے بازی جس میں طنز ہو، اس میں پھبتی سے بڑا کام لیا گیا ہے۔ یعنی پھبتی کا مطلب ہوتا ہے طنز یا لفظ یا فکرہ استعمال کرنا، یا پھر اس میں ہجو ملیخ سے بڑا کام لیا گیا، یعنی بظاہر ہجو ملیح کیا ہے کہ بظاہر آپ کو لگے کہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن تعریف کے پردے میں اس کی آڑ میں مذمت کی جا رہی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے سبق میں ہجو ملیح سے بڑا کام لیا گیا۔ بظاہر لگتا ہے تعریف ہو رہی ہے، لیکن مذمت کاری ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر فکرے میں طنز ہے، پھبتی ہے، فکرے بازی بہت ہے اس میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا سبق جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، اہل علم اور سخن فہم لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ اوپر مصنف نے بیان کیا ہے، تاکہ گہرائی میں جا کر بات کو سمجھا جائے، فکرے بازی کو سمجھا جائے، طنز کو سمجھا جائے، مزاح کو سمجھا جائے، اور جو گہری بات ہے اس کا مزہ لیا جائے، اس سے حظ اٹھایا جائے، اس میں جو بین سطور باتیں کی جا رہی ہیں ان سے محظوظ ہوا جائے۔ تو یہ عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ واقعی حقیقی معنوں میں اردو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے لطف لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسے فکروں کو سمجھ کر حظ اٹھانا پڑے گا، تب آپ کو اس سبق کی سمجھ آئے گی، ورنہ پھر سر سے گزر جائے گا یہ سبق۔ ایک شعر دیکھیے گا: تکتے ہوئے ہر شے کو بڑے غور سے گزرے، ہم بعد تیرے جب کبھی لاہور سے گزرے۔ تو آئیے اب آخری جو پیراگراف ہے اس صفحے پر صنعت و حرفت کے حوالے سے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو بقول مصنف لاہور کی بے شمار صنعتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی جو صنعت ہے وہ کیا ہے؟
वो रिसाला साज़ी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो लाहौर में रहते हैं वो भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि लाहौर में बेशुमार जरीदे, रिसाले, मैगज़ीन और डाइजेस्ट छपते हैं और इतनी कसरत से छपते हैं कि आप उनको गिनती में ला ही नहीं सकते, बेहिसाब है। तो फिर उनका आम तौर पे हर नंबर ही ख़ास होता है। यानी किसी न किसी दिन से, ख़ास दिन से, किसी शख़्सियत से, किसी सियासतदान से, किसी शायर, अदीब से मंसूब कर दिया जाता है, उसको ख़ास बनाने के लिए। और तंज़िया तौर पे ये भी कहा गया कि आम नंबर सिर्फ़ ख़ास-ख़ास मौकों पर शाया किए जाते हैं। उसके बाद लाहौर की सबसे बड़ी जो ख़िलफ़त है, यानी पेशा है, वो अंजुमन साज़ी करार दी गई है। यानी हर गली मोहल्ले में एक अंजुमन नज़र आती है और उसके मुख्तलिफ अगराज़ व मकासद होते हैं। कोई अदबी है, कोई सियासी है, कोई फ़लाह व बहबूद के काम कर रहे हैं, तो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो चूँकि उन तंज़ीमों के अगराज़ व मकासद बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए 2-3 लोग ही हैं जो उनके प्रेज़िडेंट या सदर बने हुए होते हैं। काम चल जाता है, ठीक है? कोई सदर बना दिया जाता है, कोई जनाब सरपरस्त बना दिया जाता है और आम तौर पर ये वही लोग होते हैं जो मालदार होते हैं या फिर सियासतदान होते हैं, ताकि वो उस तंज़ीम की माली मदद या उसकी उसके फंड रेज़िंग में मदद करते रहें। और फिर तकरीरें भी वो हर जगह एक जैसी ही करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्रेज़िडेंट सुबह किसी मज़हबी कॉन्फ्रेंस की बात करता है या इफ्तिताह करता है और शाम को किसी क्रिकेट टीम के डिनर में शामिल होता है, तो उनसे उनका जो नुक्ता नज़र है वो बड़ा वसी रहता है और तकरीर आमतौर पर एक जैसी होती है, दोनों जगह पे चल जाती है, इसलिए सुनने वालों को बहुत सहूलत रहती है। तो आइए अब इस सबक के आखिरी सफ़े पे चलते हैं और देखते हैं कि मुसन्निफ़ ने लाहौर के बारे में क्या बताया है। लाहौर की सबसे मशहूर पैदावार यहाँ के तलबा हैं, जो बहुत कसरत से पाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में दस्सावर को भेजे जाते हैं। तो दस्सावर कहते हैं जी परदेस, बाहर के ममालिक में। फ़स्ल शुरू सरमा में बोई जाती है और अमूमन अवाहिर बहार में पक कर तैयार होती है। तो एडमिशन चूँकि सरमा के शुरू में होते हैं और बहार के आखिर तक उनके इम्तिहानात हो जाते हैं, तो इसलिए उनको फ़स्ल का करार दिया गया है, जो कि मौसम बहार तक पक जाती है। तलबा की कई किस्में होती हैं, जिनमें से चंद मशहूर हैं। किस्म अव्वल जमाली कहलाती है। जमाल से बना है जी, तो इसका मतलब होगा जमाल वाले या खूबसूरत। ये तलबा आम तौर पर पहले दर्जियों के यहाँ तैयार होते हैं, बाद अज़ां धोबी और फिर नाई के पास भेजे जाते हैं और इस अमल के बाद किसी रेस्तरान में उनकी नुमाइश होती है। वैसे तो अंग्रेज़ी में रेस्टोरेंट कहते हैं, जो कि उर्दू में भी मुस्तमिल है, लेकिन फ़ारसी में रेस्तरान कहते हैं, तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। दूसरी किस्म जलाली तलबा की है। तो जलाल से लफ्ज़ बना है जलाली। तो जलाल का मतलब रोब व दबदबा, शान व शौकत। तो ये वो तलबा होंगे जो अपना रोब व दबदबा या शान व शौकत दिखाते हैं। इनका शजरा जलालुद्दीन अकबर से मिलता है। शजरा आबाओ अजदाद या फिर नस्ब, यानी वो किस ख़ानदान से हैं। तो जलालुद्दीन अकबर जो है, ये मुग़ल बादशाहों में तीसरे नंबर पर बादशाह थे और इनको मुग़ल आज़म का भी नाम दिया जाता है। इसलिए हिंदुस्तान का तख्त-ओ-ताज इनकी मलकियत समझा जाता है। शाम के वक़्त चंद मुसाहिबों को साथ लिए निकलते हैं और जोदो सखा के खुमुल लुटाते फिरते हैं। मुसाहिब यानी सोहबत में रहने वाले, दोस्त अहबाब भी कह सकते हैं। जूदो सखा सखावत या दरियादिली और खुम लुटाते फिरना, दौलत लुटाते फिरना या बेपनाह खर्च करना। कॉलेज की खुराक उन्हें रास नहीं आती, इसलिए हॉस्टल में फ़रोकश नहीं होते, यानी क़याम नहीं करते। तीसरी किस्म ख़याली तलबा की, ख़याल से ख़याली बना यानी गौर व फ़िक्र करने वाले तलबा। ये अक्सर रूप, अखलाक और आवागौन और जमहूरियत पर बआवाज़ बुलंद तबादला ख़्याल करते पाए जाते हैं और आफ़रीनश और नफ्सियात के मुतालिक नए-नए नज़रिए पेश करते रहते हैं। रूप, हुस्न या खूबसूरती। अवागौन जो है, ये हिंदुओं का एक नज़रिया है जिसके मुताबिक हिंदू 7 जन्म लेते हैं। जमहूरियत डेमोक्रेसी को कहते हैं। जमहूर से ये लफ्ज़ बना है, यानी अवाम की उमंगों से या ख्वाहिशात से या उनके वोटों से जो हुकूमत बनती है, उसको जमहूरियत कहते हैं, उस निज़ाम को जमहूरियत कहते हैं। आफ़रीनश कायनात की इब्तिदा और इस तरह के नज़रिए वो पेश करते रहते हैं। सेहत जिस्मानी को इर्तिका इंसानी के लिए ज़रूरी समझते हैं। इर्तिका इंसानी इंसानों की दर्जा ब दर्जा तरक्की, इसलिए अलसबाह 5-6 डंटर पेलते हैं। डंटर पेलना, डंट लगाना या पुशअप्स लगाना जिसे कहते हैं।
वर्जिश है। और शाम को हॉस्टल की छत पर गहरे सांस लेते हैं, गाते ज़रूर हैं लेकिन अक्सर बेसुरे होते हैं। तो उनकी आवाज़ जो है ना वो बेढंगी सी होती है, सुरीले नहीं होते वो। चौथी किस्म खाली तलबा की है। तो ये तलबा की खालिस तरीन किस्म है। इनका दामन किसी किस्म की आलाइश से तर होने नहीं पाता। आलाइश का मतलब है गंदगी। तो ये गंदगी समझते हैं पढ़ाई को, किताबों को, अ, तो इसलिए तालीम को, इसलिए ये तंज़िया तौर पे कहा गया है कि ये अपने दामन को ऐसी किसी किस्म की गंदगी से पाक रखते हैं। किताबें, इम्तिहानात, मतालिया और इसी किस्म के खरखशे कभी इनकी ज़िंदगी में खलल अंदाज़ नहीं होते। खरखशे, झगड़े, परेशानियाँ, तो ये किताबों को, इम्तिहानात को परेशानी और झगड़ा ही समझते हैं। और खलल अंदाज़ होना, दखल अंदाज़ी करना, तो ऐसी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करती। जिस मासूमियत को लेकर वो कॉलेज में पहुँचे थे, उसे आखिर तक मुलव्वस नहीं होने देते और तालीम और निसाब और दर्स के हंगामों में अ, इस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं जिस तरह 32 दाँतों में ज़ुबान रहती है। इसकी वज़ाहत मैं करता हूँ जी, 32 दाँतों में ज़ुबान रहने से क्या मुराद है? और आखिर में है जी तबई हालात। तबई हालात का मतलब है कुदरती हालात। लाहौर के लोग बहुत खुश-तबा हैं। खुश-तबा का मतलब होता है हँसमुख या खुशगवार तबीयत वाले। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं जी लाहौर की पैदावार की, जो कि तलबा है। तो लाहौर में जिस कदर तलबा जो हैं वो पैदा होते हैं, इसका अंदाज़ा शायद आम लोग या दूसरे शहरों वाले नहीं लगा सकते। यहाँ एक रुझान है तालीम का, पढ़े लिखे होने का। जो गरीब लोग हैं ना वो भी तालीम हासिल कर जाते हैं, क्योंकि हर कोई वहाँ पे पढ़ रहा होता है, तो इसलिए को रुझान है। और देखा-देखी भी लोग अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज ज़रूर भेजते हैं। तो आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो बेशुमार तलबा हैं जो कि पढ़ लिख कर तालीम हासिल करके और ज़्यादातर मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर गैरों की जो है वो खिदमत करते रहते हैं, अपने मुल्क का कुछ नहीं सँवारते। तो यहाँ भी तंज़ से काम लिया गया है और आम तौर पे कहा जाता है कि चूँकि सर्दियों से पहले एडमिशन शुरू हो जाते हैं, तो फ़सल जो है वो बोई जाती है, ये तलबा की फ़सल। और मौसम बहार या उसके बाद इम्तिहानात लिए जाते हैं, तो तब वो फ़सल जो है तलबा की पक कर तैयार हो जाती है। तो इनको फ़स्ल कहा गया। उसके बाद तलबा की कुछ अक़साम बयान की गई हैं, जिनमें से किस्म अव्वल है जमाली तलबा। तो जमाल से बना जमाली, जमाल का मतलब होता है जी हुस्न या खूबसूरती। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि वो खूबसूरत या हुस्न वाले तलबा होते हैं, बड़े नर्म और नाज़ुक होते हैं। और दर्जियों के हाथ जाने से मुराद ये है कि वो नए-नए कपड़े सिलवाते हैं, महँगे डिज़ाइन बनवाते हैं, बड़े खूबसूरत लिबास पहनते हैं। और नाई के पास जाने से मुराद ये है कि वो अपने बाल जो है कटवाते रहते हैं, नए स्टाइल बनवाते रहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो अपने ज़ेबो-ज़ीनत का बड़ा ख़्याल रखते हैं, आराइश का बड़ा ख़्याल रखते हैं, बड़ा बन-ठन कर रहते हैं। और फिर रेस्टोरेंट में जाने से मुराद ये है कि वो यकीनन दोस्तों के साथ फिर खाना खाने जाते होंगे, इसलिए कि लोग उन्हें देखें, उनके हुस्न की तारीफ़ की जाए, उनके कपड़ों, उनके बालों की तारीफ़ की जाए। और ये अल्फ़ाज़, ये फ़िक्रे अपनी तारीफ़ में वो सुनना पसंद करते हैं। एक शेर देखिएगा ऐसे तलबा के लिए, खुदा की शान है, वो है मेरे वतन के जवां, कि जिनकी पर्दा नशीनों से शक्ल मिलती है। तो मिर्ज़ा महमूद सरहदी का बड़ा उम्दा शेर। उसके बाद ये दूसरी किस्म है जलाली तलबा। तो जलाल से बना है जिसका मतलब है रोब-ओ दबदबा, शान-ओ-शौकत वगैरह, वगैरह। तो ये जो तलबा होते हैं ये अपनी शान-ओ-शौकत बरकरार रखते हैं। यकीनन ये अमीर-ज़ादे होते हैं, दौलत बेशुमार होती है। तो ये समझते हैं कि इनका जो शजरा-ए-नसब है या ये किसी मुग़ल बादशाह की औलाद में से हैं और अपने आप को हिंदुस्तान का, उसके तख्त-ओ-ताज का मालिक तसव्वुर करते हैं। शाम होते ही अपने दोस्तों, अपने अहबाब के साथ बाहर निकलते हैं और बेशुमार दौलत खर्च करते हैं। और ये भी साबित करना चाहते हैं कि हम जो हैं दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है। तो पैसा जब होता है तो वो फिर बोलता भी है। तो जिसकी जेब में पैसा हो ना फिर उसकी बातें लोग सुनते भी हैं। तो ये अमीरज़ादे होते हैं, बिगड़े हुए रईस होते हैं, ऐश-परस्त होते हैं। कॉलेज की खुराक भी इनको पसंद नहीं होती, तो ये ज़्यादातर बाहर से खाना खाते हैं और हॉस्टल में भी क़याम नहीं करते, क्योंकि
सहूलियात के एतबार से उनको हॉस्टल पसंद नहीं होता, तो ये अलग अलग से कोई घर या कोई किराए पर मकान लेके रहते हैं जहाँ पे इनको तमाम सहूलियात मिलती रहें। तो जलाली तलबा अपनी दौलत की वजह से दूसरों को कमतर ख्याल करते हैं और अपने आप को दूसरों से बालातर समझते हैं। वो समझते हैं कि हम ना होंगे तो महफिलें नहीं जमेंगी, हम ना होंगे तो ज़माना रुक जाएगा, वक़्त थम जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तलबा के लिए एक शेर है कि जो हम ना हो तो ज़माने की साँस रुक जाए, कतील वक़्त के सीने में हम धड़कते हैं। उसके बाद तीसरी जो किस्म है वो ख़याली तलबा है। ये गौर व फ़िक्र ज़्यादा करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, बहस व मुबाहसा ज़्यादा करते हैं। तो ये अक्सर जो है ना हुस्न पर गुफ्तगू करते हैं, अखलाक पे बात करते हैं या फिर मुख्तलिफ किस्म के फ़लसफ़ों पे बात करते हैं, हिंदुओं के नज़रिए आवागौन पे बात करते हैं, जमहूरियत पे लेक्चर देते हैं और बुलंद आवाज़ में जो है ये बहस मुबाहसा करते पाए जाते हैं। कायनात की इब्तिदा कैसे हुई उस पर बात करते हैं, नफ्सियात के मुतल्लिक नए-नए नज़रिए पेश करते रहते हैं। तो ऐसे ख़याली तलबा जो हैं वो सेहत जिस्मानी को इर्तिक़ाए इंसानी के लिए बहुत अहमियत देते हैं और इसी अहमियत के पेश नज़र वो खुद भी सुबह सवेरे डंड लगाते हैं, वर्जिश करते हैं और हॉस्टल की छत पर शाम को गहरे साँस भी लेते हैं और गाते भी हैं, लेकिन बहुत बेसुरे होते हैं। तो आम तौर पर ख़याली तलबा ऐसे ही होते हैं, ख़याली पुलाव भी बनाते रहते हैं। इनके हवाले से गालिब का बड़ा उम्दा शेर है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। और आखिरी जो किस्म है वो है जी खाली तलबा। तो खाली तलबा को तलबा की खालिस किस्म करार दिया गया है और कहते हैं कि ये अपने दामन को किसी किस्म की तालीमी गंदगी से दूर रखते हैं। तो इनके ख्याल में तालीम, लेक्चर्स, इम्तिहानात, किताबें इनको वो आलाइश तस्वुर करते हैं और इनसे अपने दामन को पाक रखते हैं। किताबें, इम्तिहानात वगैरह वगैरह को ये अपने लिए परेशानी ख्याल करते हैं और ऐसी किसी किस्म की परेशानी को अपनी ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करने देते और जिस मासूमियत को लेकर वो कॉलेज पहुँचे होते हैं, यानी उनको किसी बात की खबर ही नहीं होती, बगैर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन और नॉलेज और मुताले के वो कॉलेज आते हैं और आखिर तक किताबों को, तालीम को, लेक्चर्स को और तालीम व तरबियत के हंगामों को वो अपने करीब तक नहीं आने देते और इस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं जिस तरह 32 दांतों में ज़ुबान है। तो 32 दांतों में ज़ुबान की तरह रहने से मुराद ये है कि जिस तरह ज़ुबान 32 दांतों के दरमियान रहकर भी दांतों से अपने आप को महफूज रखती है, बिल्कुल उसी तरह ये तलबा भी तालीम, निसाब, दर्स के हंगामों, लेक्चर्स, किताबों के मौजूदगी में उनके दरमियान रहते हुए भी इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखते हैं। बड़ा उम्दा शेर है इस हवाले से काम अपने इनको, गो हो आलम नुक्ताचीन, रहते हैं 32 दांतों में ज़ुबानों की तरह। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का बड़ा उम्दा शेर है और आखिर में ये लिखा है कि तबई हालात जो हैं वो कैसे हैं, लाहौर के लोग कैसे हैं, खुशतबा हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख हैं, खंदा पेशानी से मिलते हैं और खुशगवार तबीयत के मालिक हैं। यानी जिंदा दिलाने लाहौर अगर इनको कहा जाता है तो बेजा नहीं है। अजीज तलबा, आज का लेक्चर भी तमाम हुआ। अब इन 4 किस्म के जो तलबा हैं आप खुद को देख लें कि आप किस में शुमार होते हैं और किस तरह आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।